हे जनता, वेलकम बैक, वेलकम टू वेदांतुस कॉम्बो चैनल। राइट एवरीवन, पहले वी मैथ होता था, अब ये चैनल और भी एक्सपैंड हो चुका है। आई एम श्योर तुम सबको ये बात बहुत पहले से मालूम पड़ गई होगी। नहीं पता है तो डेफिनेटली बहुत कुछ है जो तुमने अब तक मिस किया है, और वो ये कि अब तक इस चैनल पे तुम सिर्फ मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ों के लिए चैनल पे आया करते थे, बट अब इस चैनल पे हम लोग सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ में बायोलॉजी को भी पढ़ने के लिए चैनल पे आ सकते हैं। राइट एवरीवन, और हाँ, रिसेंटली इसीलिए चैनल का नाम भी चेंज हुआ है और अब चैनल का नाम हो गया है वी कॉम्बो। व्हाट डज दैट मीन? इट इज वेदांतु कंपटीशन प्लस बोर्ड्स, इसीलिए कॉम्बो है ना। इंटरेस्टिंग नाम, यस। एंड दिस इज मी एज यूजुअल, राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइस टू टेक यू टू लेक्चर नंबर 5। आज 5वां सेशन हम लोग करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स का पहला चैप्टर है। बहुत ही फंडामेंटल है, बहुत कोरिलेशन रखता है ग्रेविटेशन के साथ में। ऑलरेडी 4 सेशंस हो चुके हैं और आई होप दैट कि अगर सेशन पहले के सेशन देखे हैं तो डेफिनेटली कनेक्टिविटी मिल रही होगी, और अगर मिस किए हैं तो वीडियोस में जाओ, यू विल फाइंड ऑल द सेशंस विद द सेम थंबनेल। थंबनेल मैंने बहुत ही पिक्यूलियरली सेम रखा है सो दैट तुम पहचान सको, और यहाँ पे L1, L2, L3, L4, L5 भी तुम्हें लिखा मिल जाएगा। आगे के सेशंस में यहाँ पे सब टाइटल्स भी मैं ऐड करवा दूंगा। व्हेन आई से सब टाइटल्स, इट्स बेसिकली सब टॉपिक्स। तो चैप्टर में आज जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम भी तुम्हें थंबनेल्स पे सेशंस के बाद में मिल जाया करेगा ऑन द मेन थंबनेल ऑफ द सेशन। ओके एवरीवन, तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और अगर आ गए हो, क्लियरली सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, तो चैट बॉक्स पे यो तो लिख ही रहे हो, पर साथ में वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को बुला लेना है शेयर करके, दैट द सेशन इज स्टार्टिंग। ओके एवरीवन, सो फॉर दोज पीपल जो नए हैं चैनल के ऊपर, दिस इज मी योर सूरी सर। आई एम अ बीटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे, और इस चैनल पे मेरे स्टूडेंट्स मुझे मोगैम्बो बुलाते हैं बिकॉज व्हेन यू गाइज विल बी क्रैकिंग द एग्जामिनेशन ऑफ JEE, नीट, KVPY और बोर्ड्स, मोगैम्बो खुश होगा। ओके, तो चैनल पे अगर नए हो तो हाँ, चैनल भले ही वी मैथ था पहले, अब वी कॉम्बो हो गया है, लेकिन अगर तुम दोनों ही चैनल से अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुए हो, ठीक है, अब एक ही चैनल है वो, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, ताकि व्हेनेवर मोगैम्बो इज कमिंग लाइव यू गेट द नोटिफिकेशन। ओके जनता, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और बिफोर आई स्टार्ट टुडे सेशन, ये हमारा एक ट्रेंड है, ये एक तरीका है सेशन में, हम लोग हर बार सबसे पहले बात करते हैं प्रीवियस सेशन के होमवर्क प्रॉब्लम की। तो आई एम श्योर तुमने इस क्वेश्चन को अगर देखा है तो अटेम्प्ट जरूर किया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने डाइपोल्स का डिस्कशन किया था। डाइपोल के एक्सिस पे, उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों पता लगाया था। तो उसी पे बेस्ड ये सवाल था। ओके, क्वेश्चन में बोला था कि 2 इलेक्ट्रिकल डाइपोल हैं जिनके मोमेंट्स P एंड 64P हैं, एंड दे आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट दे आर फेसिंग ईच अदर, ओके, ऑन द सेम लाइन ऑब्वियसली, एंड दे हैव अ 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस सेंटर से मेजर करेंगे ऑब्वियसली, और बहुत छोटे डाइपोल्स हैं। So the electric field will be zero at the point between the dipoles whose distance from the dipole moment P is going to be how much। तो इन दोनों के बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप है। उनके बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है इन बिटवीन, बिकॉज दे आर पॉइंटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, और डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। राइट एवरीवन, तो उन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है बच्चों। चलो ड्रॉ कर देते हैं फटाफट से, है ना। ये एक डाइपोल है P, और इसी एक्सिस पे एक और डाइपोल है 64P, ठीक है। तो इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे वो पॉइंट A है, तो ऑब्वियसली 25 माइनस x डिस्टेंस दूसरे डाइपोल से वो पॉइंट P का लोकेशन होगा, जहां पे बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इज 0 ड्यू टू ऑब्वियसली बोथ द डाइपोल्स। तो x का जो वैल्यू है वो पता लगाना था। राइट एवरीवन, हमें पता है दोनों के ही एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जब डिस्कशन होगी तो 2kp/r³ के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर देंगे, और जब सॉल्व करते हैं तो 2kp/r³ विच इज x हियर, एंड फॉर द अदर वन इट इज 25 माइनस x। सिंप्लीफिकेशन जब करोगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x³ एंड 64/25 माइनस x का होल क्यूब बचेगा, जिसे अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया भी कमेंट्स में, जो मैं हर बार तुम्हें बोलता हूँ कि कमेंट्स में मुझे बताओ, तुम्हारे आंसर्स बताओ, तुम्हारा जो फाइनल सोल्यूशन करके जो आंसर आया वो बताओ, और अपना नाम बताओ, किस सिटी को बिलोंग करते हो और किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो वो बताओ। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, उन सभी के नाम यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा तुम सभी को, ताकि इससे तुम्हें भी इंस्पिरेशन मिले, तुम भी आगे क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर करो कॉमेंट्स बॉक्स में। तो प्रणव वारियर फ्रॉम केरला,
अखिल भारती एज यूजुअल फ्रॉम हिमाचल, देवांग पटेल फ्रॉम कटवा वेस्ट बंगाल, ही हा, ये बहुत ही सही नाम है। ओके, तो दिस इज योगेश कुमार फ्रॉम संगरूर पंजाब। वी हैव के आशीष सुबुदी फ्रॉम उड़ीसा ब्रह्मपुर। देन वी हैव खुशबू फ्रॉम हापुर। We have Reena from somewhere, and then we have Sukhman Dhillon from Haryana, Sachin from Begusarai Bihar। इन सब ने करेक्ट आंसर दिए हैं। इसके अलावा और भी लोग हैं। ओके, आयुष कश्यप, ऋषि राज राठी, आयुष इज फ्रॉम बिहार पटना, ही इज फ्रॉम करनाल, ठीक है। हो गोवा से केड्रॉन। देन वी हैव ध्रुव फ्रॉम इटारसी एमपी, ही इज अ रेगुलर। तमन्ना, आशीष, इन्होंने अपने नाम बताए, सिर्फ एज नाम भी नहीं बताया, इन्होंने सिर्फ आंसर दिया है। दे आर वेरी टू द पॉइंट फोकस स्टूडेंट्स। देन वी हैव तनिष विश्वकर्मा, अगेन रेगुलर फ्रॉम इंदौर एमपी, आंसरिंग दिस। प्रीत पटेल एंड ड्रॉ, इन सब ने करेक्ट आंसर दिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। अगर तुम भी अपना नाम यहाँ चाहते हो तो आंसर करेक्ट करना है और कॉमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना होगा जो भी होमवर्क क्वेश्चन मैं आज देने वाला हूँ उसका, ठीक है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं सभी लोग और स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन नंबर 5। ओके, सेशन नंबर 5 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इसमें आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल फ्लक्स और गॉसेस लॉ के बारे में, ठीक है जनता। तो चलो भाई आगे चलते हैं और डिस्कशन को शुरू करते हैं। आई होप दैट सभी लोग तैयार हैं, रेडी हैं। अगर वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। ओके, तो बच्चों विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। और ये डिस्कशन शुरू होता है फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये फ्लक्स जो क्वांटिटी है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ सिंबल फाई एंड इट इज डिफाइंड। पहली बार तो सुन नहीं रहे हैं, ऑब्वियसली हम लोग 11th स्टैंडर्ड में भी सुन के आए हैं इस टॉपिक के बारे में। वहाँ हमने इसका डिस्कशन किया होता है इन द चैप्टर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोगों ने वेलोसिटी फ्लक्स या फिर वाटर या फ्लूइड फ्लक्स के बारे में डिस्कशन किया था, विच इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ field lines, amount of water lines or amount of liquid lines, velocity lines crossing a given area. Similar lines पे it is defined as the total number of electric field lines that are penetrating a given surface perpendicularly। मतलब ये कि अगर मान लो हमारे पास में एक imaginary area है, ठीक है, ये एक imaginary area है और इस imaginary area से अगर मैं फील्ड की बात करूं तो मान लो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो पास ऑन हो रही हैं नियर बाय टू दिस इमेजिनरी एरिया। तो जितनी फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस करके जाती हैं उनका जो काउंट है, उनका जो नंबर टोटल है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऑब्वियसली नंबर है, टोटल है, काउंट है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी बनेगी और इसे हम प्रूफ भी करने वाले हैं इन सर्टेन वे दैट हाउ एग्जैक्टली इट्स अ scalar quantity, but as of now it's the total number of field lines which are crossing a given area। okay, very well, आगे चलते हैं और डिस्कशन को मैथमेटिकल बनाते हैं। तो अगर मान लो एक गिवन एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच आर क्रॉसिंग द एरिया परपेंडिकुलर, उसका डिस्कशन अगर हम लोग कर रहे हैं, ओके एवरीवन, तो द फ्लक्स right now if we look at the area vector, which we know area is a vector quantity and the direction of area is always perpendicular to the plane। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये एरिया वेक्टर है तो दोनों के बीच में जो एंगल है बच्चों वो 0 डिग्री है। तो हम डिफाइन करते हैं फ्लक्स एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, which means what we can say it is E into A into cos of theta, which means it's the dot product, it's the scalar product, and which means the nature of flux, okay, nature of this quantity is going to be scalar। अगर इसकी SI यूनिट की बात करूं तो चेक कर सकते हो बहुत इजीली। एक तो लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इसके डायमेंशंस हुए, यूनिट्स हुए, और एरिया के मीटर स्क्वायर हो गए। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्ट पर मीटर में लिखोगे तो वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर विल मेक इट वोल्ट मीटर। तो वोल्ट इनटू मीटर इज आल्सो द यूनिट्स ऑफ दिस एंड आई एम लीविंग द डायमेंशंस फाइंडिंग पार्ट फॉर यू गाइस टू ट्राई। तो पता लगाओ कि इसके डायमेंशंस क्या आएंगे बाय लुकिंग एट द डायमेंशंस हियर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम तो बहुत आसानी से पता लगा सकते हो वैसे तो, बट स्टिल आई एम गिविंग दैट एज अ होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है बच्चों। तो अभी तुम देख सकते हो इवन विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट द फॉर्मूला, अगर ध्यान से देखोगे दिस इज मोर लाइक अ विंडो, और उस विंडो से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हम क्रॉस करके बाहर जाते हुए देख रहे हैं उनका काउंट फ्लक्स है। तो
तो तुम देख सकते हो कि ये वो पॉसिबिलिटी है जहां मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स कैन पास थ्रू, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस कैन पास थ्रू। अगर हम किसी जनरल पॉइंट के लोकेशन पे चले जाएं और थीटा एंगल मान लेते हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, तो ऐसे में भी हम क्या करेंगे, मान लो जो एरिया अंडर डिस्कशन है वो एरिया अंडर डिस्कशन का एरिया वेक्टर ए है, तो हम हमेशा उस एरिया का वो कंपोनेंट पता लगा लेंगे विच इज गोइंग टू बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि यहाँ पे था। यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो अगर एरिया ऑफ द प्लेन इज इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा, तो हम हमेशा उस एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट पता लगा लेंगे विच इज यू कैन से परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल एरिया विच वॉज आस्क्ड, या ऐसे देख सकते हो हम वो एरिया कंपोनेंट पता लगा रहे हैं जिसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल आता है। और अगर ये एरिया ए वेक्टर है तो डेफिनेटली ये ए कॉस थीटा हो जाएगा, राइट एवरीवन। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अभी भी फ्लक्स कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम लिखेंगे ई डॉट ए ओनली, हम लिखेंगे ई डॉट ए ओनली, लेकिन ई इंटू ए जब मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो ई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा लिख रहे हैं, और ए कॉस थीटा और कुछ नहीं है बच्चों, इट्स बेसिकली ए परपेंडिकुलर। अभी बात समझ में आ गई। तो इट्स सिंपली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद दैट एरिया विच इज हैविंग अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, या अदर वर्ड्स में बोलूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और उस एरिया वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है जिसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल आ रहा है। तो ए परपेंडिकुलर का जो डायरेक्शन है इट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां 0 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है एवरीवन। अगर यही एंगल 90 डिग्री हो जाए तो सोचने की बात है, समझने की बात है, देख के भी पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पे अगर ये एरिया ऐसा प्लेस्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस उसके ऊपर से जा रही होंगी तो एक भी लाइन ऊपर से अंदर से क्रॉस होकर के नहीं जा पाएगी, विच सिंपली मीन्स व्हाट, द एंगल बिटवीन देम, द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 90 डिग्री एंड हेंस वी कैन से दैट द फ्लक्स becomes 0 because cos of 90 will be 0. ओके जनता, तो बात समझ में आ गई सभी लोगों को। अगर यही हम 180 डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख पाएं कभी तो फ्लक्स नेगेटिव भी हो जाएगा। हम आगे जाके समझ पाएंगे कि जो इनकमिंग फ्लक्स होता है वो हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा, जो आउटगोइंग फ्लक्स होगा वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। ओके एवरीवन, तो एक विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हो दैट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ द फ्लक्स हियर। तो अगर हम यहाँ अलग अलग एरिया वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें तो ये अगर एरिया A1 है, नीचे वाला एरिया अगर A2 है और ये इंक्लाइंड एरिया A3 है, तो तुम देख सकते हो मैक्सिमम फ्लक्स A1 के थ्रू, फ्लक्स थ्रू 1 इज मैक्सिमम, ओके, एंड फ्लक्स थ्रू 3 is 0, or we can also call it the minimum flux. Okay, that's the minimum flux, and flux through 2 is E into A into cos of theta, whatever is that value. ठीक है, मतलब इसका A3 का जो भी, ओह माय बैड, मैंने नंबरिंग वाइज जस्ट अलग कर दिया। ये A3 है which is A2 is what we call as 0 and A3 is going to be here. Okay जनता, आ गई बात समझ में। flux through 2 is 0, flux through 3 is E into area into cos of theta between them, and when I say cos of theta तो obviously हम ये वाला एरिया निकालेंगे as A3, ये है direction of electric field which is like this, और ये है इन दोनों के बीच में एंगल थीटा। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल पे ही डिस्कशन होगा, ठीक है। एंगल कभी भी प्लेन के साथ नहीं मेजर होगा, एरिया वेक्टर के साथ मेजर किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ओके, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ये याद रखा जाए, ठीक है बच्चों। कूल, तो ये तो बात हुई अब तक। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या करेंगे, E इंटू A इंटू कॉस ऑफ थीटा निकाल देंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, पूरे एरिया को स्मॉल स्मॉल विंडोज में डिवाइड कर देंगे, और हर विंडो जो है बच्चों, दैट हर विंडो विल हैव इट्स ओन एरिया वेक्टर
and that area vector is going to be dA area. तो हर dA एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे एज E डॉट dA और उसे इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द इंटायर सरफेस S टू फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स दैट इज पासिंग थ्रू इट. ओके, और उसी का एप्लीकेशन है बाय द वे जो हम गॉसेस लॉ में करने वाले हैं. ठीक है, तो वेट एंड वॉच, बहुत मजा आने वाला है व्हेन वी आर गोइंग टू डू दिस इंटीग्रेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चलेंगे. स्मॉल एरियाज को डिवाइड कर देंगे, रादर पूरे एरिया को स्मॉल एरियाज या विंडोज में डिवाइड करेंगे, कंसिडरिंग ईच एरिया हैज अ मैग्नीट्यूड dA and has its own direction which will be obviously varying for different points. ठीक है, तो चलो पहले पता लगाने की कोशिश करते हैं फ्लक्स ऑफ अ पॉइंट चार्ज. तो मान लो कि अगर एक पॉइंट चार्ज है Q जो रखा हुआ है, तो हम पता लगाना चाहते हैं कि इमेजिनरी सरफेस के थ्रू. ओके, दिस इज एन इमेजिनरी एनवेलप. इमेजिनरी एनवेलप, इस इमेजिनरी एनवेलप से कितना फ्लक्स पास होकर के जा रहा होगा ऑफ दिस चार्ज Q, वो हम पता लगाना चाहते हैं. ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस इमेजिनरी एनवेलप के अंदर स्मॉल विंडोज ऑफ एरिया dA कंसिडर कर लेते हैं. बिकॉज इट इज अ स्फेरिकल एनवेलप दैट वी आर कंसिडरिंग हियर. ओके, हमने एक स्फेरिकल एनवेलप कंसिडर किया है. तो पॉइंट चार्ज से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं, दे आर ऑल रेडियली आउटवर्ड, और जितने भी पैचेस हम कंसिडर करेंगे, स्मॉल एरियाज जो हम कंसिडर करेंगे, दे ऑल्सो विल हैव देयर एरिया वेक्टर्स रेडियली आउटवर्ड. हमेशा एक बात का ध्यान रखना है बच्चों, ओके, दैट एरिया वेक्टर विल बी टेकन रेडियली आउटवर्ड, और नॉट रेडियली आउटवर्ड बट आउटवर्ड, बिकॉज हर बार स्फेरिकल बॉडी नहीं होगी. टेकन आउटवर्ड्स for a closed surface. ओके, तो जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर विल बी टेकन आउटवर्ड फॉर अ क्लोज सरफेस ऑलवेज. हमेशा उसको बाहर जाता हुआ डायरेक्शन ही लिया जाएगा बच्चों. तो इसीलिए एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बात समझाता हूं तुम्हें. यहाँ पे 6 अलग अलग एरियाज पॉसिबल हैं, पर वो सारे एरियाज आउटवर्ड डायरेक्शन में लिए जाएंगे. ओके, दे आर ऑल एरिया वेक्टर्स, मे बी A1, A1 dash, A2, A2 dash, this is A3, A3 dash, like that. So there are 6, but all of them are going out of it. उसके अलावा अगर मान लो मैंने एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे कंसिडर कर लिया, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा डायरेक्शन में मैंने कंसिडर कर लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग फ्रॉम द सरफेस ऑन द लेफ्ट साइड, कमिंग आउट देयर. तो यहाँ पे अगर देखोगे, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ. लेट्स से दिस इज ABCD, दिस इज EFGH. तो एट ABCD, okay, the angle between electric field and area vector, electric field is going in, okay, electric field is going in while area vector is coming out, so that is 180 degree. तो ये फ्लक्स इनकमिंग जो होगा ना बच्चों, वो माइनस ऑफ E इंटू A आएगा और E इंटू A2 डैश आएगा. ऐसा सोचो, क्यों आएगा? बिकॉज एंगल इज 180 डिग्री, तो E इंटू A इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री. तो इनकमिंग फ्लक्स जो होता है वो नेगेटिव होगा. इस बात का ध्यान रखना, ये कन्वेंशन बन रहा है. लेकिन यही चीज़ अगर मैं एट EFGH करूं, तो थीटा का वैल्यू अब 0 डिग्री है. एरिया वेक्टर भी इधर जा रहा है A2, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है. तो फ्लक्स जो आउट गोइंग है, हाउ डू आई नो आउट गोइंग? बिकॉज फील्ड लाइन्स आर कमिंग आउट. तो ये वैल्यू आएगी प्लस E इंटू A2. तो आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव, इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होगा. इस बात का ध्यान रखना है. ठीक है एवरीवन, कूल. तो इसीलिए यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, आउटगोइंग फ्लक्स है इस एरिया से, और सारे एरिया वेक्टर्स का डायरेक्शन भी जो है वो रेडियली आउटवर्ड है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द एंगल थीटा इज 0 डिग्री. तो व्हेन आई ट्राई टू कैलकुलेट द फ्लक्स, ऑल ऑफ यू, व्हेन आई ट्राई टू कैलकुलेट द फ्लक्स, I will say it is integral
ऑफ ई डॉट डी ए, इसका मतलब होता है क्लोज इंटीग्रल, क्लोज सरफेस के ऊपर किया हुआ। ओके, जो एरिया हमने लिया है वो क्लोज इंटीग्रल है, दैट्स वाई। तो इसे लिखेंगे ई इंटू डी ए इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर जो है, मान लो ये कोई डिस्टेंस आर है जिसपे हमने एरिया को ड्रॉ किया है, तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो ऑब्वियसली फिक्स आने वाला है फॉर ऑल द पॉइंट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी टेकन आउट एंड क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए कॉस 0 का वैल्यू 1 हो चुका है। तो दिस एरिया इज गोइंग टू बी 0 to 4 pi r square. I hope everyone knows that spherical area is 4 pi r square. तो ये बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 pi r square. What is electric field due to a point charge? It is k q by r square at a distance r and this is 4 pi r square. ठीक है, तो एक काम करो, k को भी लिख दो 4 pi epsilon naught, rather 1/4 pi epsilon naught q by r square into 4 pi r square. तो बच्चों देखो क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, 4 pi and r square are getting cancelled throughout. तो बहुत ही अच्छा सा एक रिजल्ट मिला हमें, फ्लक्स as q by epsilon naught, which by the way to be noticed is not dependent upon the shape and the size of the Gaussian वर्ड आ गया Gaussian surface, but 3D envelope जो हमने चूज किया, ये जो एनवेलप है, इस एनवेलप के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है फाइनल रिजल्ट। इट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और किस मीडियम में हम लोगों ने चार्ज को रखा है उस पर डिपेंड कर रहा है। सोचने वाली बात यह है बच्चों कि अगर इसे एक लाइट बल्ब की तरह देखो और उसके बाहर जो एनवेलप है उसे एक ग्लास स्फेयर की तरह देखो, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सारी की सारी लाइट जो है वो उस ग्लास स्फेयर से पूरी की पूरी लाइट बाहर आने वाली है, विच इज क्रिएटेड बाय दिस बल्ब। एंड डज नॉट मैटर कि ये स्फेरिकल ग्लास है बाहर या क्यूबिकल ब्लॉक्स के अंदर रखा है या सिलिंड्रिकल ब्लॉक के अंदर रखा है, एज लॉन्ग एज द बल्ब इज कंप्लीटली इनसाइड, द इंटायर लाइट इज गोइंग टू कम आउट, ऑल द फ्लक्स इज गोइंग टू कम आउट, एंड दैट इज व्हाट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन टू कीप इन माइंड, दैट द फ्लक्स ऑफ अ पॉइंट चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड द साइज ऑफ द क्लोज सरफेस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जनता. ओके, सो ऑल ऑफ यू, अरे थिंग्स आर चेंजिंग हियर. तुम देख सकते हो, अगर अलग अलग शेप के हमने एनवेलप्स कंसिडर किए और अलग अलग साइज के भी किए, ये तो सेम अलग अलग साइज थे, अगर अलग अलग शेप भी कंसिडर करोगे तो भी पूरी की पूरी फील्ड लाइंस बाहर जा ही रही हैं. तो फॉर ऑल द Gaussian surfaces that you are considering, yes, they are called Gaussian surfaces, the electric flux is going to remain independent of the shape and the size of the surface that you are choosing. Okay, so this implies flux is independent of the position of the charge as well. तुम कहीं पे भी चार्ज को प्लेस कर दो, even if you place your charge anywhere, okay, even if you place your charge here, the fields are still coming out. Very important point to keep in mind, all of you. Okay, तो कहीं भी रख दो आप, जो पूरा फ्लक्स है वो बाहर आ ही रहा है. तो यहीं से हमारा गॉस लॉ जो है वो उसका स्टेटमेंट हम डिराइव कर पाते हैं या उसको हम पुट अप कर पाते हैं. एंड इट सेज दैट जितना भी आउटगोइंग फ्लक्स होगा या जितना भी नेट फ्लक्स होगा फ्रॉम अ चार्ज्ड object or amount of total charge which is present somewhere, the total amount of charge, total amount of flux which is going to be coming out of a charged body placed inside a closed envelope is always going to be 1 by epsilon naught times the total charge which is enclosed inside. Okay, so the Gauss law states that the flux through any closed surface is equal to the total charge enclosed divided by epsilon naught. तो यहाँ से देख सकते हो flux is क्लोज इंटीग्रल, फिर से E डॉट डी ए, द फ्लक्स E डी ए कॉस ऑफ थीटा इज क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट, क्योंकि इसकी मदद से हम लोग बहुत ब्रेक थ्रूज लेने वाले हैं. हमारा गॉसेस लॉ पढ़ने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो फ्लक्स कैलकुलेट करना नहीं है बच्चों, हम पता लगाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स. उन ऑब्जेक्ट्स का जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट मैंने सिर्फ बताया, उसका प्रूफ नहीं दिया है, आज वो प्रूफ भी तुम्हें मिलने वाला है. तो बहुत 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 ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल ये लॉ है. ओके, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल थिंग फॉर अस टू फाइंड आउट द वैल्यूज और स्टेटमेंट ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल चार्ज की वैल्यू अगर मैं तुमसे पूछूं तो कितनी होगी, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है और एक और प्लस 2q है. तो प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल आउट हुए, टोटल 2q चार्ज है. तो जितना भी फ्लक्स बाहर आ रहा होगा वो ओवरऑल 2q चार्ज की वजह से जितना फ्लक्स होता है उतना होगा, एंड दैट विल बी 2q बाय एप्सिलॉन नॉट.
ठीक है, एग्जांपल्स बताता हूं तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा. सो वी हैव टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू द गिवन सरफेस हियर. ओके, तो हमें सिंपली टोटल फ्लक्स, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली आउटगोइंग फ्लक्स मिलेगा, वो पॉजिटिव आएगा. नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव फ्लक्स आएगा, विच विल मीन इनकमिंग फ्लक्स, क्योंकि फॉर दैट नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस अंदर आती हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस बाहर जाती हैं. राइट एवरीवन, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू. तो यहाँ पे फ्लक्स आउटगोइंग ही है, अंडरस्टूड है, और टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करना चाहता हूँ. सो दैट्स 3q बाय एप्सिलॉन नॉट. दैट्स आवर आंसर, और अदर आंसर से ज़्यादा दैट्स व्हाट इट इज. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन दिस. ओके, इसका जो नेट फ्लक्स कॉन्ट्रीब्यूशन है नेगेटिव चार्ज का, वो जीरो होगा. क्यों होगा वो दिखा देता हूँ. इस चार्ज की वजह से, ओके, फिलहाल मैं काम करता हूँ, ये वाले जो चार्जेस हैं उनके फील्ड लाइंस ना ड्रॉ करके आई विल टेक यू टू अंडरस्टैंड द फील्ड लाइंस विच आर बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज. तो नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रही होंगी फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम ऑल पॉसिबल प्लेसेस फील्ड लाइंस ऐसे आ रही होंगी उसके पास. ठीक है ना बच्चों. तो यहाँ से जितनी फील्ड लाइंस अंदर आई इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर द नेगेटिव चार्ज, फॉरगेट अबाउट कि यहाँ पे चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्ज की वजह से जितनी फील्ड लाइंस इस ब्लॉक में, इस गॉसियन सरफेस में एंटर करती हैं, उतनी ही बाहर भी निकल जाती हैं. तो उस नेगेटिव चार्ज का जो नेट फ्लक्स है वो जीरो हो जाता है. क्यों? क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस इस एरिया से, ये है हमारा एरिया विच इज अ क्यूब, इस क्यूब में जितनी फील्ड लाइंस उस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस अंदर आई, उतनी ही वापस बाहर भी निकल गई. तो ओवरऑल नेट फ्लक्स बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू बिकम्स जीरो. तो तुम्हें सिर्फ फोकस करना है कितना चार्ज अंदर है उस पर. ठीक है जनता, वेरी वेल. और देखते हैं, हमें पता लगाना है कि अगर ऐसा एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है, उस गॉसियन सरफेस में कोई क्यूब में एक सरफेस जो है, एक फेस जो है क्यूब का, उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा. हमें मालूम है पूरे क्यूब के थ्रू पास होने वाला फ्लक्स. ओके, अगर मान लेते हैं कि पूरे क्यूब का फ्लक्स जो है वो गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है. तो क्यू ऑफ फेस की अगर बात करूं तो ऐसे टोटल 6 फेसेस हैं. दे आर एक्चुअली जनरेटिंग द इंटायर फ्लक्स थ्रू द क्यूब. मतलब जितना भी फ्लक्स है वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 फेसेस से होकर के जा रहा होगा. और क्लियरली दिस वैल्यू इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. तो फ्लक्स थ्रू अ फेस इज गोइंग टू बी 1/6 ऑफ दैट वैल्यू, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट. ऐसे भी समझ सकते हो, है ना. पूरा फ्लक्स जो है उसका 1/6 यहां से जा रहा होगा, तो डायरेक्टली पहले वाले फ्लक्स का 1/6. और इंटरेस्टिंग केस पे आते हैं. सॉलिड स्टेट अगर केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा है तो बहुत आसानी से ये चीजें क्रैक कर पाओगे. फाइंड द फ्लक्स थ्रू द एंटायर सरफेस ऑफ क्यूबॉइड इफ द चार्ज इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब. तो ऐसा सोचो, सॉलिड स्टेट के अकॉर्डिंग अगर चार्ज कॉर्नर पे रखा है, पॉइंट चार्ज है, तो इस चार्ज का कितना पोर्शन इस क्यूब के अंदर एनक्लोज्ड है. इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज का पोर्शन एनक्लोज्ड होगा आउट ऑफ द एंटायर क्यूब चार्ज. हाउ मच चार्ज इज इनसाइड द क्यूब. नहीं विजुअलाइज कर पा रहे? ऐसा सोचो, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये कॉर्नर ऐसे टोटल 8 क्यूब्स हैं, इमेजिनरी क्यूब्स जो शेयर करते हैं, और हर एक के सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्लेसमेंट को देखूं तो चार्ज 1/8 शेयर हो रहा है इन ऑल द क्यूब्स. So can I say that flux through our cube is going to be q by 8 by epsilon naught. इसका q by 8 पोर्शन ही अंदर आता है, तो ये हो जाता है q by 8 epsilon naught. दूसरा तरीका समझने का, ये अब एक बड़ा क्यूब बन गया है जिसके सेंटर पे हमारा चार्ज है. 8 क्यूब मिला के एक बड़ा क्यूब बन गया, उसके सेंटर पे चार्ज रखा है, तो उस बड़े क्यूब से फ्लक्स q by epsilon naught है एज पर द गॉसेस लॉ. पूरे बड़े वाले क्यूब से टोटल फ्लक्स बाहर जाने वाला है, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और उसका 1/8 यहां से जाने वाला है. तो फ्लक्स का 1/8 इज क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट. राइट एवरीवन. और इंटरेस्टिंग केस पे चलता हूं लेके. अब बताओ कि चार्ज जो है वो रखा अभी भी वही कॉर्नर पे है, लेकिन किसी एक फेस से, ये वाले फेस से ही पता लगाना है.
तो इसको भी विजुअलाइज करने की कोशिश करना है अब तुम्हें। हमें मालूम है कि इस बड़े वाले क्यूब से टोटल फ्लक्स पास हो रहा था क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड देयर आर टोटल 1 2 3 4 5 and 6 surfaces, राइट एवरीवन। बड़े क्यूब की बात हो रही है। ओके, उस बड़े क्यूब में से अगर सिर्फ A B C D and then you have P B S T, ओके, तो मुझे पता है कि फ्लक्स थ्रू A B C D is Q by 6 एप्सिलॉन नॉट। A B C D से Q by 6 एप्सिलॉन नॉट है, वन ऑफ द फेसेस का जो फ्लक्स था Q by 6 एप्सिलॉन नॉट व्हेन द चार्ज इज एट द सेंटर। तो अब बड़े वाले क्यूब के लिए हमारा जो चार्ज है वो सेंटर पे रखा है, और इस पूरे फेस से 1/6 ऑफ द फ्लक्स जा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं ओनली फॉर PBST, तो तुम देख सकते हो कि वो 1/4 ऑफ दिस एरिया है, तो दैट इज 5 ABCD by 4। उसका 1/4 ही यहाँ से जाएगा क्योंकि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है अपन, सो दैट्स वाई दिस इज Q by 6 into 4 एप्सिलॉन नॉट, एंड द टोटल फ्लक्स थ्रू PBST is Q by 24 एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में सभी लोगों को? राइट एवरीवन, इंटरेस्टिंग इट इज, राइट। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये JEE 2021 में आया है। आई स्टिल रिमेंबर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन व्हाइल कलेक्टिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स। हमें फिर से वैसी ही सिचुएशन दी है जहाँ कॉर्नर पे चार्ज रखा है, लेकिन ये बताया है कि पूछा गया है कि फाइंड द फ्लक्स थ्रू शेडेड रीजन ऑफ दिस क्यूबॉइड। तो एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पे A B C D E F जो रीजन दिया है उसमें जो DFC वाला जो ट्राइंगल है, अगर उसे फोल्ड करके यहां रखा जाए, क्या मैं बोल सकता हूं दैट एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ BDC। इनफैक्ट अगर इमेजिन करो ये ऐसा फ्लिप होकर के थोड़ा टर्न हो, अबाउट CD अगर टर्न करेंगे तो एग्जैक्टली वही पैच कवर होगा, और इस कॉर्नर से ये दोनों ही पोर्शंस, दिस वन, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, दोनों सिमेट्रिक भी हैं, विच मीन्स व्हाट जनता, हमारे लिए जो फ्लक्स कैलकुलेशन है वो एक्चुअली ABCD वाला फ्लक्स है, एंड दैट इज Q by 24 एप्सिलॉन नॉट, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। ये पूछा गया था, इसी में हम लोगों ने अभी जो देखा है उसे यहाँ से स्प्लिट करके उधर वाले ट्राइंगल की तरफ लेके चले गए। दैट्स द ओनली डिफरेंस दैट वी हैव सीन। ओके, so that's what has happened. That's why the flux is exactly what we got here, Q by 24 एप्सिलॉन नॉट। ओके जनता, तो वैसे तो ये सब एग्जाम्पल्स ही चल रहे थे, पर अब और प्रॉपर एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं, और उसके बाद में चलेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यूज को पता लगाएंगे फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन, द इनवर्ड एंड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया गया है हमें, इनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्लक्स बताया है। तो फ्लक्स इन इज -8 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, एंड फ्लक्स आउट विच इज पॉजिटिव वो है 4 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, तो हमें बोला गया है कि व्हाट इज द टोटल चार्ज। तो हमें मालूम है कि Q in इज नेट फ्लक्स मल्टीप्लाइड विद एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को ऐड करोगे तो वो आएगा -4 into 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट, विच मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। राइट ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें बोला है कि एक चार्ज Q है, उसे प्लेस किया है सेंटर ऑफ द ओपन एंड, सेंटर ऑफ द ओपन एंड मतलब यहां पे प्लेस किया है तुमने एक चार्ज को। तो द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द वेसल विल बी,
ज़रा इसे 3 डायमेंशनली और ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं ताकि हम समझ पाएं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ऐसा सोचो कि अगर मान लो चार्ज पहले यहां रखा होता, ओके, चार्ज पूरा एक सिलेंडर है और यहां कहीं चार्ज रखा होता, तो जितना फ्लक्स इधर से जाता है उतना ही फ्लक्स यहां से भी जाता, आधा आधा चला जाता। मतलब Q/2 एप्सिलॉन नॉट यहां से जाता, Q/2 एप्सिलॉन नॉट यहां से जाता। तो अब सिचुएशन में बोला है कि जो चार्ज है उसको सिर्फ और सिर्फ इतने से सिलेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि मान लो चार्ज यहां पे रखा हुआ है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अब आधा ही फ्लक्स यहां से जा पाएगा, द रिमेनिंग फ्लक्स विल नॉट बी एबल टू पास थ्रू, बिकॉज ये वाला जो फ्लक्स है वो वेस्ट हो जाएगा, वो सिलेंडर के थ्रू नहीं जा रहा होगा। तो वी विल से दैट इट इज Q/2 एप्सिलॉन नॉट विच इज गोइंग हियर। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ये विजुअलाइज करने वाली चीज है बच्चों, आई होप दैट तुम लोग समझ पा रहे हो। नेक्स्ट वन, यहाँ पे भी एक गॉसियन सरफेस दी है जिसके अंदर 2 +Q चार्जेस हैं, एक बाहर है। हमें पूछा गया है व्हाट विल बी द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू द सरफेस। तो हमेशा याद रखना है कि फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू द एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज 2Q by एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके जनता, वेल डन। तो अब आते हैं मुद्दे पे, और वो मुद्दा ये है कि कैसे हम गॉसेस लॉ को यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाएंगे, और उसके लिए हमें गॉसियन सरफेस चूज करनी होगी, वो इमेजिनरी एनवेलप चूज करना होगा, और उस इमेजिनरी एनवेलप को चूज करने का हमें एक्चुअली मेथड सीखना होगा, पता लगाना होगा कि कौन सी गॉसियन सरफेस कब यूज करते हैं। तो कुछ पॉइंटर्स ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, जनरली you would want to pick a surface with the same symmetry as the charge distribution. ओके, जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उस तरह की ही सिमेट्री वाला गॉसियन सरफेस चूज करने की कोशिश करेंगे, सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन कांस्टेंट और 0 ओवर द सरफेस। जैसे अगर हम बात करें स्फेरिकल सिमेट्री की, तो एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, अगर एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री है या एक स्ट्रेट वायर है तो उसके आसपास सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। इफ यू हैव अ प्लेनर सिमेट्री तो एक ऐसा सरफेस चूज करेंगे लाइक अ बॉक्स और अ सिलेंडर जिसकी 2 सरफेसेस जो है वो पैरेलल टू द सरफेस आ जाए। दिखाऊंगा कैसे ऐसा होता है। And then the point where you would like to calculate electric field must lie on the Gaussian surface। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट से पता लगाना है, वो Gaussian सरफेस पे आना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू विल ट्राई द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर शुड बी ईदर 0 डिग्री और 90 डिग्री और 180 डिग्री, ताकि E.dA जब करते हैं तो E इंटू DA इंटू कॉस ऑफ थीटा में थीटा का वैल्यू 0, 90 और 180 होगा, तो हमें वो तकलीफ नहीं होगी कि वैल्यू ऑफ कॉस थीटा क्या रखना है, या तो 1 आएगा या -1 आएगा या 0 हो जाएगा। ठीक है, करके बताता हूँ एग्जैक्टली कैसे हम इसे यूज करने वाले हैं। तो अब एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ पे चलते हैं और हम बात करेंगे अबाउट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड। ठीक है, तो अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड होगी तो उसके आसपास जो गॉसियन सरफेस है, ठीक है, ये हमारी गॉसियन सरफेस है, उसकी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल होगी, सच दैट देयर आर 3 सर्फेसेस इन द गॉसियन सरफेस। 2 सर्कुलर हैं विच आर फ्लैट सर्फेसेस और एक कर्व्ड सरफेस है। अगर ध्यान से देखोगे तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी रेडियली आउटवर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। ओके, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस यू हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड, सच दैट जो टॉप और बॉटम वाला एरिया है, ओके, वहां के जो DA एरियाज हैं, उन DA एरियाज से जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। कैन यू सी दैट ऑल ऑफ यू? लेकिन जो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया है उसके DA वेक्टर के साथ में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है एवरीवन, तो हमने मान लो L लेंथ कंसिडर किया ऑफ दिस चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, considering that it has a uniform value of lambda. Lambda is your uniform linear charge density. तो Q in is basically lambda into L. Okay, तो जब total flux लिखेंगे which is close integral of E dot dA, तो इसे हम 3 पोर्शंस में डिवाइड करने वाले हैं। ओके, 3 पोर्शंस में से 2 पोर्शन है फ्लैट सर्फेसेस। अब क्लोज इंटीग्रल नहीं आएगा क्योंकि क्लोज पूरा सिलेंडर है,
तो E इंटू डी ए इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, दिस इज बेसिकली द फ्लैट सरफेस। ऐसे दो फ्लैट सरफेसेस हैं, टॉप एंड बॉटम, इसीलिए cos 90। लेकिन एक ही सरफेस है जो कर्व्ड है, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, एंड दिस शुड बी इक्वल टू क्यू इन विच इज बेसिकली लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है बच्चों, तो इसे हम बिल्कुल रफा दफा कर देंगे, मेकिंग इट 0, और बचा हुआ फैक्टर जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि हमें पता लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड में बी एट अ पॉइंट P, और वो पॉइंट P जो है एट अ डिस्टेंस R है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ओवर डी ए का इंटीग्रेशन ओवर कर्व्ड सरफेस होगा, एंड दिस इज लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है उसका टोटल एरिया इंटीग्रेशन से हमें मिलेगा एज 2 पाई आर एल विच इज लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, और जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, ओके एवरीवन होल्ड ऑन अ सेकेंड, यस या ओके, तो हमें दिखाई देता है कि L गेट्स कैंसल्ड, रेस्ट एवरीथिंग इज एज इट इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ रहा है बच्चों लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, ओके एवरीवन, अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R को हम लिख पाएंगे K, तो इसीलिए ये 2K लैम्डा बाय R है, जो रिजल्ट हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बिगिनिंग में दूसरे ही सेशन में हम लोगों ने ये रिजल्ट डेराइव किया था। फॉर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ठीक है, दिस वैल्यू इज यूनिफॉर्म, वही वर्ड है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, तो उसके लिए 2K लैम्डा बाय R ये रिजल्ट आ जाता है। ठीक है एवरीवन, ठीक, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं और बात करते हैं अबाउट अ शीट, अबाउट अ चार्ज्ड शीट एंड विच इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। तो व्हेन आई से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, इट्स सिग्मा टोटल चार्ज अपॉन एरिया इज कांस्टेंट, ओके। सिमिलरली यहां पे लिख देता हूं लैम्डा विच इज चार्ज बाय लेंथ, दिस थिंग वाज कांस्टेंट, ओके एवरीबॉडी। तो अब जब शीट की बात करते हैं तो मैंने बोला था ऐसा बॉक्स या ऐसा सिलेंडर कंसिडर करेंगे जिसकी दो सरफेसेस शीट के साथ में पैरेलल आ जाए। तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट है और प्रॉपर इसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। तो अगर कर्व्ड सरफेस एरिया को देखूं तो कर्व्ड सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आता है उसमें एंगल 90 डिग्री है यहाँ पे, लेकिन यहाँ बात करूँ तो 0 डिग्री है, और यहाँ बात करूँ तो 0 डिग्री, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग पैरेलल टू ईच अदर परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ द प्लेनर सरफेस। तो यहाँ पे अगर मान लो हमने जो सिलेंडर चूज किया बच्चों उसका एरिया A ले लिया, तो ds का इंटीग्रेशन A आने वाला है। the surface that you are choosing as the Gaussian surface, उसका जो फ्लैट एरिया है वो A है। तो बच्चों जब मैं Q in की बात करूंगा तो वो हो जाएगा सिग्मा इंटू A, इतना चार्ज इनक्लोज्ड है। और जब फ्लक्स टोटल की बात करूंगा विच इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए, जिसे लिखना होगा मुझे Q in बाय एप्सिलॉन नॉट, तो उसे लिखूंगा दो सरफेसेस which are flat, they are E into dA into cos of 0 degree, and I have one curved surface जिसके लिए E into dA into cos of 90 degree. Obviously ये value 0 and this value will be equal to sigma A by epsilon naught आती है। तो बच्चों again electric field being uniform, I'm interested maybe in finding it at a point P. So electric field at point P is a fixed value, and integration over a flat surface of dA is going to give me the area of that circular section that you see, और ये sigma A by epsilon naught। तो यहाँ से 2EA is equal to sigma A by epsilon naught आता है। और अब क्या करोगे, A को कैंसिल कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है सिग्मा बाय
टू एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर अस, क्योंकि ये हमें कैपेसिटेंस में बहुत काम आएगा जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टडी करेंगे। और अगर बच्चों सिग्मा यूनिफॉर्म है, इफ सिग्मा इज कांस्टेंट, सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो यूनिफॉर्म, दिस इज अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना। फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट, द value of electric field that you get, everyone, the value of electric field that you get, okay everyone, just hold on a second. एक मिनट, हाँ जनता, ओके एवरीवन। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म लाना है तो सिग्मा यूनिफॉर्म होना चाहिए, एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट विल डू दैट जॉब। ओके, अब आते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स पे जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं इस चैप्टर में, वो है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल एंड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फेयर। ठीक है, तो ये जब यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल की बात कर रहे होंगे तो याद रखना द रिजल्ट्स विल बी वैलिड फॉर कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग शेल। इन दोनों के लिए वैलिड होंगे, कैसा भी शेल हो, क्योंकि सरफेस पे ही चार्ज रहेगा। उसके अलावा कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर के लिए भी वैलिड रहेगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों ऑब्जेक्ट्स में चार्ज विल रिजाइड ऑन द सरफेस। ओनली ऑन द आउटर सरफेस, और ये तीनों ही ऑब्जेक्ट में चार्ज सिर्फ सरफेस पे ही रिजाइड कर सकता है। दैट इज व्हाई योर रिजल्ट्स विल बी सेम फॉर ऑल ऑफ दीज। जैसे अगर बात करते हैं अबाउट एन आउटर पॉइंट और एन एक्सटीरियर पॉइंट, मान लो हमारा जो एक्सटीरियर पॉइंट है बच्चों वो यहाँ कहीं पे लाई करता है P, जो कि या यहाँ कहीं है P, एंड यू हैव दैट पॉइंट एट अ डिस्टेंस R। तो गॉसियन सरफेस क्या चूज की हमने? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो अगर मैं फ्लक्स फाइंड आउट करूं तो वो E इंटू DA इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री आएगा। पॉइंट चार्ज के लिए भी हमने देखा था कि जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल है वो 0 डिग्री आता है। वाई इज दैट सो? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक स्मॉल एरिया भी कंसिडर करता हूँ तो DA और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल 0 डिग्री है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू द टोटल चार्ज विच इज एनक्लोज्ड। मान लो टोटल चार्ज इज कैपिटल Q, तो पूरा का पूरा चार्ज एनक्लोज्ड है गॉसियन सरफेस में, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पॉइंट P इज आउटसाइड, पॉइंट P इज आउटसाइड। एक करेक्शन, टेक्निकल करेक्शन है वो, अगर मेरा गॉसियन सरफेस यहाँ है तो एरिया वेक्टर भी यहाँ होगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, क्लोज इंटीग्रेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म, स्फेरिकल सरफेस का इंटीग्रेशन, एंड दिस इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आता है 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। स्फेरिकल सरफेस जो गॉसियन सरफेस तुम्हें दिखाई दे रही है ये वाली, इसका टोटल एरिया 4 पाई R स्क्वायर आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, which is nothing but KQ by R square. That's the result when you have an exterior point R greater than capital R. If R becomes equal to capital R, अगर ऐसा हो गया तो हम बोलेंगे R becomes equal to capital R will make the electric field on the surface to be KQ by capital R square. Simple as that. ठीक है, लेकिन जब हम इंटीरियर पॉइंट पे आ गए, याद रखना जब हम इंटीरियर पॉइंट पे आ गए तो यहाँ पे Q in becomes 0. Why? Because entire charge is outside. So we can say that enclosed charge is 0. Why? I hope you guys were reading clearly that charge will reside only on the outer surface.
जैसे ही हम किसी इंटीरियर पॉइंट पे आए, हमारे लिए जैसे ही हमारा पॉइंट वेयर वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड केम इनसाइड, ओके, तो हमें मालूम पड़ा Q enclosed itself is 0, therefore the electric field will be 0 inside. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस बनता है बच्चों, अंदर 0 है, सरफेस पे KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर है और बाहर है KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर. तो ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा मिलता है कि व्हेन यू आर इनसाइड द सरफेस, जब तक तुम सरफेस तक नहीं पहुंचे हो तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन 0 एंड सडनली दैट वैल्यू विल बिकम मैक्सिमम. That value will become KQ by R square as soon as you reach the surface, and from there it will be inversely proportional to R square. That's how the electric field varies of a uniformly charged spherical shell being conducting or non-conducting, or a conducting solid sphere also. Okay? Let's talk about uniformly charged solid sphere, which is definitely non-conducting. तभी charge bulk में reside करेगा, such that the charge density, charge per unit volume is constant. अब तक जो बात कर रहे थे वहाँ चार्ज पर यूनिट एरिया कांस्टेंट था, यहाँ पे हमने लिखा नहीं, बट यहाँ पे सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया इज अ कांस्टेंट, दैट्स व्हाई इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड. ओके एवरीवन, तो यहाँ चलते हैं और डिस्कशन अगर हम बात करेंगे पहले एक्सटीरियर पॉइंट्स का, तो सेम एज द प्रीवियस रिजल्ट आएगा, क्योंकि पूरा चार्ज जो है बच्चों वो एनक्लोज्ड है गॉसियन सरफेस के अंदर. तो गॉसियन सरफेस पे जब तुम DA एरिया चूज करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में 0 डिग्री बनाओगे एंगल भी, तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड विल कम आउट टू बी KQ बाय R स्क्वायर ओनली. सेम डेरिवेशन है, सेम एज द प्रीवियस केस व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट P विच इज आउटसाइड द स्फीयर बॉडी. अगर सरफेस पे आ गए, ठीक है, अगर ये पॉइंट P सरफेस पे आ गया, ठीक है, तो भी रिजल्ट एग्जैक्टली वही रहेगा. सरफेस का रिजल्ट हो जाएगा KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर सरफेस के ऊपर. ओके जनता, बट असली मेहनत या असली चैलेंज है ये वाला केस, जहां पे हम मान लेते हैं कि एनक्लोज्ड चार्ज है Q इन और टोटल चार्ज है कैपिटल Q, बट दे हैव द सेम चार्ज डेंसिटी. तो हम बोल सकते हैं कि Q इन बाय वॉल्यूम विच इज 4/3 बाय R क्यूब is equal to total charge divided by total volume because it has a uniform charge density. ये constant है, तो 4/3 पाई कैंसिल हुआ, Q enclosed आ जाता है कैपिटल Q R क्यूब बाय रेडियस का क्यूब, यानी कि स्मॉल r क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब. तो अब जब हम टोटल फ्लक्स लिखने की कोशिश करेंगे विच इज E डॉट DA, विच इज E इंटू DA इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री. मतलब क्या, यहाँ पे एक एरिया कंसिडर करो जिसका एरिया DA, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल अभी भी 0 डिग्री है, तो ये वैल्यू लिखी जाएगी Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट. तो Q इन यहाँ पे प्लेस करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म एट दैट डिस्टेंस बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एंड द क्लोज इंटीग्रल एरिया will be 0 to 4 pi R square, and this is Q R cube divided by capital R cube epsilon naught. तो E into 4 pi R square equal to Q R cube by R cube epsilon naught देता है इलेक्ट्रिक फील्ड as Q R cube divided by 4 pi epsilon naught capital R cube into R square. सिंप्लीफाई करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है KQR बाय R क्यूब, जो कि बहुत तुम्हें नॉस्टैल्जिक लगना चाहिए क्योंकि सिमिलर रिजल्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अर्थ इनसाइड द अर्थ सरफेस एज GM स्मॉल r बाय R क्यूब. ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या है, ये R क्यूब इस R स्क्वायर से कैंसिल हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिकेम द कूलम्ब्स कांस्टेंट. ठीक है एवरीवन, सो दैट्स आवर रिजल्ट, ऑल ऑफ यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इसीलिए जब तक हम सेंटर से सरफेस तक जाते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है दैट
proportionally increases becomes, I was about to write the gravitational field result, it becomes kq by r square at the surface, और वो दोनों से आएगा बाय द वे, इधर भी अगर स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट करोगे तो kq by r square ही आता है, so that what it become at the surface and after that 1 by r square की तरह वेरी करने लग जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड, इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट और उसके अलावा दोनों तरह के स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स का डिस्कशन कंप्लीट किया यूजिंग द गॉसेस लॉ। सारे एप्लीकेशंस हमने देखे। अब क्विकली क्वेश्चंस भी लगा लेते हैं। क्वेश्चन एग्जांपल्स के फॉर्म में, मान लो एक अरेंजमेंट गिवन है जिसमें गॉसियन सरफेस के बाहर Q2 चार्ज है, अंदर प्लस Q1 और माइनस Q1 चार्ज है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है when calculating the flux of the electric field over the spherical surface, the electric field will be due to Q2 only, due to only positive charge, due to all the charge or due to Q1 and minus Q1। जब हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो डेफिनेटली जो चार्ज एनक्लोज्ड होता है अंदर गॉसियन सरफेस के, सिर्फ उसे कंसिडर करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P आती है, ओके, इट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस विच आर प्रेजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने इस क्वेश्चन के लिए ही बचा के रखा था, तुम्हें नहीं बोला था ये पॉइंट। सो ड्यू टू ऑल द चार्जेस विच आर प्रेजेंट इन द सिचुएशन, चाहे फिर वो गॉसियन सरफेस के अंदर हो या ना हो, ऑल द चार्जेस विल कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि गॉसियन सरफेस तो एक इमेजिनरी सरफेस है यार। पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन सारे चार्जेस की वजह से होगा, तो इस बात का ध्यान रखना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट वन, वी हैव दिस रॉड और वेरी लॉन्ग वायर whose charge per centimeter is capital Q। ओके, तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि what is the total flux passing through the cylindrical surface if this is a 1 meter long cylinder, or we can say 100 centimeter। तो total charge enclosed is Q into the length which is 100 centimeter into Q। तो जो total flux हो जाएगा वो 100Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि वो चार्ज पर सेंटीमीटर है, पर मीटर होता तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट आंसर आता। ठीक है, तो टोटल चार्ज निकाल के एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड किया। नेक्स्ट वन, वी हैव टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल प्लेट शीट्स। ओके, पैरेलल शीट्स हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, हैविंग इक्वल एंड अपोजिट यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज, एक पे सिग्मा एक पे माइनस सिग्मा, ये सिग्मा ये माइनस सिग्मा। पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट इन बिटवीन देम विल बी हाउ मच। तो पॉइंट P पे पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो राइट हैंड साइड जाएगी। लेट्स कॉल इट 1 ऑब्जेक्ट एंड 2 ऑब्जेक्ट, तो ये E1 का डायरेक्शन, और उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 भी होगी ऑन द राइट हैंड साइड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस दूर जाती हैं, नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइंस पास में जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज सिंपली E1 प्लस E2 इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो इसीलिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इजी है बच्चों। हाउ अबाउट दिस वन, अ हॉलो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलॉम, इट्स अ कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, व्हाट विल बी द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इफ इट्स रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। सोच के देखो बच्चों, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो ही रहेगा। ट्रिक क्वेश्चन होता है ये बहुत बार, कंडक्टिंग बॉडी में चार्ज सिर्फ सरफेस पे होता है। ठीक है, एंड टू रैप इट अप, वी हैव आवर होमवर्क प्रॉब्लम फॉर दिस सेशन। हमें एक स्फेरिकल सरफेस दी है, इफ अ हेमिस्फेरिकल बॉडी इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन व्हाट विल बी द फ्लक्स व्हिच इज लिंक्ड विद द कर्व्ड सरफेस। उसकी जो कर्व्ड सरफेस है बच्चों, उसके साथ लिंक्ड कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये तुम्हें पता लगाना है। ओके, ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, और आंसर ऑब्वियसली मुझे कहाँ बताओगे। टेल मी योर आंसर्स, योर नेम, योर सिटी, टारगेट एग्जाम, कहाँ बताना है, in the comment box। Okay, and obviously in the next class I'll tell the names of the students जिन्होंने सही से solve किया। Okay,
आई होप आज का सेशन भी पावर पैक्ड, इंटरेस्टिंग, क्रिस्प और मज़ेदार लगा होगा तुम सभी लोगों को। हाँ तो डेफिनेटली कभी कभी कमेंट्स में बता दिया करो यार कि सेशंस कैसे लग रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, स्पीड ज़्यादा या कम तो नहीं लग रही है, कंटेंट तुम्हें कैसा लग रहा है, थोड़ा और लेवल कम करूं या लेवल को बढ़ाऊं, कैसा चलना चाहिए वो तुम्हें मुझे बताना चाहिए। ओके, और अगर मेरे साथ वेव प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ना चाहते हो तो उसका एक बहुत ही किफ़ायती, बहुत ही ईजी ऑन द पॉकेट वाला तरीका भी अवेलेबल है, एंड दैट इज AI Live for JEE 2023. What is AI Live? It is Augmented Interactive Live Session. तो उसमें जो इंग्लिश बैच है जिसमें हिंदी प्लस इंग्लिश बिल्कुल ऐसे कॉन्वर्जेशंस करते हुए जब मैं पढ़ाता हूँ, तो येस देयर इज अ बैच जहाँ पे फिजिक्स तुम मुझसे पढ़ रहे हो, अरविंद कालिया सर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और मोहित सर तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं उस बैच में। ऑलरेडी ये बैच शुरू हो चुका है बाय द वे। उसके अलावा अगर प्योर इंग्लिश बैच में आना है तो शिमोन सर हैं फॉर मैथ्स, श्रेयस सर एज यू ऑल नो फॉर फिजिक्स एंड योर कैप्टन फॉर केमिस्ट्री। तो दिस इज फॉर जेई। अगर तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ऐसे बैचेस अवेलेबल है फ्रॉम योर स्टार यूट्यूब टीचर्स, विपुल सर फॉर फिजिक्स बाय द वे। ओके, दिस रिक्वायर्स अ करेक्शन। विपुल सर हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं, ही टीचर्स फिजिक्स। देन वी हैव ऋषिबा मैम ऑल्सो फॉर फिजिक्स। वानी मैम doesn't need any introduction, everybody knows her. She's there for biology. Along with that, Bhumika ma'am is there and Tarun sir for chemistry. This is English वाला बैच, ठीक है। अगर इंग्लिश बैच की बात करूँ तो हमारे जीसस सर, शिवांश सर फॉर फिजिक्स, हिमिन सर फॉर केमिस्ट्री, तरुण सर अलॉन्ग विद हिम फॉर केमिस्ट्री, दिनेश सर एंड अंबिका मैम फॉर बायोलॉजी। तो बच्चों क्यों ये अफोर्डेबल है उसके बारे में बताने से पहले ये बता दूं कि तुम्हें कितना अमेजिंग इससे बेनिफिट होगा। जितने भी सेशंस हैं डेफिनेटली तुम्हारे मास्टर टीचर्स ने वो रिकॉर्ड किए हुए हैं, यानी कि मैं वो रिकॉर्डिंग्स करता हूँ। अलॉन्ग विद मी कालिया सर हैं, अलॉन्ग विद मी मोहित सर हैं और जितने भी टीचर्स अभी थे, वी ऑल हैव रिकॉर्डेड आवर सेशंस। बट दिस इज नॉट जस्ट अ रिकॉर्डेड सेशन दैट यू गेट। तुम्हें रिकॉर्डिंग मिलती है लेकिन अलॉन्ग विद अ शेड्यूल, जब वो क्लासेस शेड्यूल होती हैं, जब तुम देखते हो क्लास की रिकॉर्डिंग वहाँ पे मिलती है। क्लास में डाउट तुम्हें लाइव सॉल्विंग मिलती है, मतलब क्लास टीचर्स प्रेजेंट होते हैं जो तुम्हारे डाउट्स लाइव आंसर करते हैं। ओके, उसके अलावा इन क्लास फीडबैक, इन क्लास इंटरेक्शन बाकी के स्टूडेंट्स के साथ एंड टीचर्स जो क्लास टीचर प्रेजेंट हैं, जो भी मैं लिखूंगा वो क्लास नोट्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट, रिविजन एंड टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें आपको इस AI लाइव बैच में मिलने वाली हैं। और तो और ये बैच शुरू हो चुका है ऑलरेडी 14 अप्रैल से, और नवंबर में जाके इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद क्या प्लान ऑफ एक्शन है, हम 11th और 12th का रिवीजन स्टार्ट करेंगे दिसंबर से, और चलता रहेगा तुम्हारा पूरा ये सिलसिला टिल द टाइम यू अपीयर फॉर जेई और नीट। ओके, एंड एज आई सेड इट इज कंप्लीटली और एक्सट्रीमली अफोर्डेबल बिकॉज एट द मोमेंट इट इज अवेलेबल फॉर जस्ट ₹4500 फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। तो अगर मान लो तुम 10 महीने भी इसका इस्तेमाल करते हो, इसका बेनिफिट उठाते हो, ₹450 अ मंथ, ₹450 अ मंथ इज बेसिकली द प्राइस पॉइंट विच वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट। ₹15 पर डे के हिसाब से तुम अपनी पूरी जेई, पूरी नीट की तैयारी कर सकते हो घर बैठे बिना किसी टेंशन के, एंड दैट टू अंडर द बेस्ट ऑफ द गाइडेंस। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर तुम्हें कोई और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर ड्रीम, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन, दिस इज योर मोमेंट। ओके जनता, अगर फिर भी कुछ क्वेरीज हैं तो डू नॉट वरी, आई हैव अ वेरी सिंपल हेल्पलाइन नंबर फॉर ऑल ऑफ यू। ये नंबर जो तुम्हें दिख रहा है 8951183703, इट्स अ व्हाट्सएप नंबर, इसे सेव कर लो और उसमें ये मैसेज जो है उसको कंप्लीटली फिल करके टाइप कर देना, जैसे माई नेम इज गोगो, है ना, मोगैम्बो का भतीजा गोगो, एंड आई एम इन 12th स्टैंडर्ड एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेई। ये सब टाइप करके पूरा कि दैट आई एम वॉचिंग द सेशन ऑफ सूरी सर एंड आई एम टेक्सटिंग आफ्टर दैट, ये लिख के आप इस नंबर पे टेक्स्ट करोगे तो मेरी पर्सनल काउंसलिंग टीम जो है वो आपको कांटेक्ट करेगी। आपको कुछ और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये मैसेज करके आपको रखना है। दे विल गाइड यू अबाउट ऑल द कोर्सेज, ऑल द बेनिफिट्स, इफ रिक्वायर्ड अ डेमो लेक्चर फॉर यू गाइस, ओके, सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड कॉल एंड कम टू द बैचेस। ओके जनता, उसके अलावा अगर इस चैनल के टेलीग्राम ग्रुप पे तुमने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की है तो इस कोड को स्कैन करो, टेलीग्राम पे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुम्हें वहाँ मिल जाएंगी ऑफ वेदांतुस कॉम्बो। उसके अलावा अगर नीट एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे 2022 के, तो जनता तुम्हारे लिए नीट का एकलव्य बैच फॉर्म होने वाला है और उसका एंट्रेंस टेस्ट जो है उसकी डिटेल्स यहाँ देख लो और जाके फटाफट से रजिस्टर कर दो, बिकॉज दैट टेस्ट इज हैपनिंग ऑन 2 May। ओके एवरीवन, 2 May 2 PM पे ये देना है।
किसी को भी इस टेस्ट को मिस नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो ऑल ऑफ यू गाइस, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन। जो सेशन किया है कैसा लगा तुम्हें वो मुझे ज़रूर बताना बाय क्लिकिंग ऑन लाइक बटन एंड डेफिनेटली शेयर विद योर फ्रेंड्स। उसके अलावा जो होमवर्क क्वेश्चन दिया है उसे ज़रूर सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में बताना अलॉन्ग विद योर नेम एंड योर सिटी नेम और कौन सा एग्जाम तुम टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो इसी तरह से जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। दिस वॉज गॉसेस लॉ का बिगिनिंग। इन डिस्कशंस को आगे लेके जाएंगे और सेशन जब एंड करेंगे, चैप्टर जब एंड करेंगे तो PYQs के साथ करेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो। और उस सेशन को हम लोग वीक क्विज पे करने का ट्राई करेंगे ताकि आप सभी लोग पार्टिसिपेशन और भी ज़्यादा एक्टिवली कर पाओ, ठीक है। सो जनता, ऑन दैट नोट, दिस इज मी मोगैम्बो साइनिंग ऑफ। वापस से मिलेंगे, तब तक के लिए लगे रहो, तैयारी करते रहो और जोश मेंटेन करो। सी यू ऑल, टेक केयर, बाय जनता।